दोस्तों, स्वागत है आज की इस मास्टर क्लास में। यहाँ टॉपिक को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उसे आसान और मजेदार तरीके से समझेंगे, उसकी हर जरूरी बारीकी पर चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाद में याद करने की जरूरत न पड़े। अब आराम से बैठिए, ध्यान लगाइए और क्लास को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रीजनिंग सेक्शन की तैयारी के लिए आपको बस यही एक मास्टर क्लास चाहिए और कुछ नहीं। तो सवाल ये है, क्या आप रीजनिंग में महारत हासिल करने की और आखिर में सबसे जरूरी फास्ट सॉल्विंग के लिए मास्टर ट्रिक्स। चलिए अब समझते हैं कि क्लासिफिकेशन असल में है क्या और एग्जाम्स के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब बहुत आसान है। आपको एक ग्रुप दिया जाता है और उसमें से उस एक चीज को ढूंढना होता है जो बाकी सबसे अलग है। ये अलगपन किसी भी बेस पर हो सकता है, जैसे उनका मतलब, उनकी कैटेगरी या कोई नंबर या अल्फाबेट का पैटर्न। बेसिकली ये आपकी पैटर्न पहचानने की एबिलिटी का टेस्ट है। सबसे पहले और शायद सबसे आसान टाइप की बात करते हैं, शब्द और अर्थ आधारित लॉजिक। इसमें आपको बस कॉमन कैटेगरी ढूंढनी होती है। यहाँ पर रूल नंबर 1 है, 3 ऑप्शंस में एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढो। जैसे ही वो मिल गई, चौथा जो उस ग्रुप में फिट नहीं होता वही आपका आंसर है। उदाहरण के लिए अगर ऑप्शंस हैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और स्टूडेंट, तो साफ दिख रहा है कि पहले 3 प्रोफेशंस हैं, तो अलग कौन हुआ? बिल्कुल स्टूडेंट। यही लॉजिक आपको इन सब कैटेगरीज में लगाना है। ठीक है, अब शब्दों से आगे बढ़ते हैं और अल्फाबेट्स की दुनिया में चलते हैं। यहाँ पे लॉजिक थोड़ा अलग है। हमें अक्षरों की पोजीशन और उनके पैटर्न्स पर ध्यान देना होता है। सोचिए, अगर ये सवाल एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे? चलिए इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। हमें हर ऑप्शन में लेटर्स के बीच का गैप यानी डिफरेंस निकालना है। ऑप्शन ए में है एडी। ए पहली पोजीशन पर होता है, डी चौथी, तो डिफरेंस हुआ +3। ऑप्शन बी है बीई। बी दूसरी पोजीशन पर, ई पांचवी, यहां भी डिफरेंस +3 का है। ऑप्शन सी देखिए, एचएल। एच 8वीं पोजीशन पर, एल 12वीं, डिफरेंस हो गया +4 का। और डी है एफजे। एफ छठी, जे 10वीं, यहां भी +4 का। अब एक असली एग्जाम क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस में सेम पैटर्न होगा और एक में अलग होगा। वही अलग वाला आपका आंसर बन जाएगा। अल्फाबेट लॉजिक में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स का। कई बार लॉजिक इस पर बेस्ड होता है कि शब्द में कितने वावल हैं या कॉन्सोनेंट हैं या उनका सीक्वेंस क्या है। इस पर भी नजर रखनी है। ओके, अब आते हैं सबसे पसंदीदा सेक्शन पर, नंबर्स। चिंता मत कीजिए, नंबर बेस्ड सवाल बहुत कॉमन होते हैं और इनके नियम एकदम क्लियर और लॉजिकल होते हैं। नंबर का कोई भी सवाल आए, सबसे पहले 2 चीजें चेक करनी है। पहला, इवन या ऑड। कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 नंबर इवन है और एक ऑड, या इसका उल्टा। दूसरा, प्राइम या कंपोजिट। चेक करो कि कहीं 3 नंबर कंपोजिट है और एक प्राइम नंबर है। ये जो स्क्रीन पे आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स दिख रहे हैं ना, इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। एग्जाम में अगर आपने इन पावर नंबर्स को एकदम से पहचान लिया तो आपका बहुत सारा कीमती टाइम बच जाएगा। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से, डिविजिबिलिटी रूल्स। ये रूल्स नंबर के बीच के छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढने में जादू की तरह काम करते हैं। जैसे 3 का रूल, अगर डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी होगा। ये छोटी छोटी ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। और कभी-कभी लॉजिक पूरे नंबर पर नहीं, बल्कि नंबर के अंदर के डिजिट्स पर होता है। हमें चेक करना पड़ता है कि कहीं डिजिट्स को जोड़ने पर या मल्टीप्लाई करने पर या नंबर को रिवर्स करने पर तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा। ये थोड़ी एडवांस्ड टेक्निक है, लेकिन मुश्किल सवालों में यही काम आती है। चलिए अब लेटर्स और नंबर्स से आगे बढ़ते हैं। कई बार लॉजिक न तो अल्फाबेट का होता है न नंबर का। वो निर्भर करता है आपकी जनरल नॉलेज या विजुअल स्किल्स पर। जीके बेस्ड सवालों में हो सकता है 3 ऑप्शंस देशों की राजधानियां हों और एक न हो। फिगर बेस्ड सवालों में आपको लाइंस, कर्व्स, सिमेट्री या फिर फिगर के रोटेशन में पैटर्न ढूंढना पड़ता है। इसके लिए ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। और अब हम आ गए हैं इस मास्टर क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। यहाँ हम वो मास्टर ट्रिक्स देखेंगे जो एग्जाम में सवाल को चुटकियों में सॉल्व करने में मदद करेंगी। द एग्जाम विनिंग स्ट्रैटेजीज।
इसको आप अपनी मेंटल चेकलिस्ट बना लीजिए। एग्जाम में सवाल देखते ही इसी ऑर्डर में सोचना है। स्टेप 1, क्या कोई सीधा साधा मतलब या कैटेगरी दिख रही है? नहीं। स्टेप 2, अल्फाबेट लॉजिक चेक करो। वो भी नहीं। स्टेप 3, नंबर लॉजिक पे आओ। इवन, ऑड, प्राइम, स्क्वायर। अब भी नहीं। स्टेप 4, डिजिट्स के अंदर का लॉजिक देखो और एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। और ये है एग्जाम सेट करने वालों के फेवरेट पैटर्न्स। इन्हें तो बिल्कुल पक्का कर लेना है। प्राइम बनाम कंपोजिट, स्क्वायर नंबर्स, वाउल कॉन्सोनेंट, लेटर का डिफरेंस और जीके बेस्ड कैटेगरीज। इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। तो मोटा मोटा देखा जाए तो ये 10-12 तरह के मेन पैटर्न्स ही हैं जो घुमा फिराकर एग्जाम्स में आते रहते हैं। अगर इन पर आपकी कमांड अच्छी हो गई तो क्लासिफिकेशन का कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं कर पाएगा। अल्फाबेट सीरीज के रूल्स से ये इस पूरे टॉपिक की फाउंडेशन है, इसकी नींव। अगर ये समझ गए ना तो समझो आधा काम तो यही हो गया। सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल, हर अल्फाबेट की पोजीशन। जैसे ए हो गया 1, बी हो गया 2 और ऐसे ही जेड तक, यानी 26। इन पोजीशंस को याद करना हर सवाल को सॉल्व करने की पहली सीढ़ी है। ये तो बिल्कुल रट लेना है। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। रिवर्स पोजीशन कैसे निकालते हैं? इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, R बराबर 27 माइनस P यानी फॉरवर्ड पोजीशन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। C की फॉरवर्ड पोजीशन क्या है? 3, ठीक? तो 27 में से 3 घटाया, कितना आया? 24। और 24वां लेटर कौन सा होता है? X, है ना? एकदम आसान। अच्छा, अब आते हैं ऑपोजिट लेटर पेयर्स पर। जैसे A का Z, B का Y, C का X। ये पेयर्स कोडिंग डिकोडिंग में बहुत काम आते हैं और पता है, इन्हें याद करने की एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। तो ये है वो शॉर्टकट। किसी भी लेटर और उसके ऑपोजिट लेटर की पोजीशंस का टोटल हमेशा 27 होता है, हमेशा। जैसे A की पोजीशन 1 और Z की 26, दोनों को जोड़ो, मिल गया 27। ये 27 नंबर एक मैजिक नंबर है इस टॉपिक के लिए, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। अब इसको देखिए, A D B E, ये क्या हो रहा है? सोचिए, अगर ये सवाल एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे? यहां एक मिक्स्ड पैटर्न चल रहा है। A से D जाने के लिए हमने किया +3, फिर D से B वापस आने के लिए -2। देखा, यही पैटर्न आगे रिपीट हो रहा है, +3 -2। तो हमेशा सीरीज एकदम सीधी नहीं मिलेगी। तो अल्फाबेट सीरीज के रूल्स तो क्लियर हो गए। अब चलिए नंबर सीरीज का लॉजिक समझते हैं। इसमें भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। सही लॉजिक पकड़ लिया ना तो कोई भी कोड क्रैक हो जाएगा। नंबर सीरीज में ना मोटा मोटा 2 तरह के पैटर्न होते हैं। एक है अरिथमेटिक यानी एपी। इसमें क्या होता है, नंबर्स धीरे धीरे बढ़ते या घटते हैं, जैसे 5, 7, 9, +2 होता जा रहा है। और दूसरा है ज्योमेट्रिक यानी जीपी। इसमें नंबर्स एकदम से रॉकेट की तरह बढ़ते हैं, जैसे 3, 9, 27। यहां सीधा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्पीड से ही आइडिया लग जाता है। और जैसे ही नंबर बहुत तेजी से बढ़ते दिखें, सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? स्क्वायर। हो सकता है वो सीधे सीधे n स्क्वायर का पैटर्न हो, जैसे 1, 4, 9, 16। या फिर उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल सकते हैं, जैसे n स्क्वायर प्लस n। क्लू वही है, रैपिड ग्रोथ। और अगर ग्रोथ स्क्वायर से भी ज्यादा तेजी से हो रही हो, तब समझ जाना चाहिए कि अब क्यूब का खेल शुरू हो गया है। जैसे 1, 8, 27, ये सीधे क्यूब्स हैं। और कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा और स्मार्ट बनता है और n³ + 1 जैसा पैटर्न दे देता है, बट पकड़ में आ जाएगा। अच्छा, एक और क्लासिक पैटर्न है, इसका नाम है फिबोनाची सीरीज। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, अगला नंबर पिछले 2 नंबर्स को जोड़कर बनता है। देखिए यहां 3 + 5 हुआ 8, फिर 5 + 8 हुआ 13। आगे क्या होगा? बिल्कुल सही, 8 + 13। सिंपल लॉजिक। बहुत बढ़िया। अब तक हमने अल्फाबेट और नंबर दोनों के रूल्स अलग अलग समझे। अब इनको मिलाने का टाइम आ गया है। चलिए देखते हैं जब ये दोनों एक साथ आते हैं, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में। अब अगला स्टेप देखते हैं पूरे ध्यान से। एग्जाम्पल है A1, C3, E5। इसको सॉल्व करने की बेस्ट ट्रिक है, दोनों को अलग अलग देखो। पहले सिर्फ लेटर्स को पकड़ो। A से C, C से E, क्या हो रहा है? +2 का गैप है। अब नंबर्स देखो, 1 से 3, 3 से 5, यहां भी +2 हो रहा है। एकदम सिंपल पैटर्न। और अब ये देखो, ये थोड़ा एडवांस्ड है। A1, C4, F9, यहां क्या लॉजिक है? लेटर्स को देखो, A से C में +2, फिर C से F में +3,
आगे F से J में +4 का जंप है, तो जंप बढ़ता जा रहा है। और नंबर्स 1, 4, 9, 16 ये तो सीधे स्क्वायर्स हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। देखा, एक ही सीरीज में दो अलग अलग लॉजिक चल रहे हैं, इसीलिए कहते हैं ध्यान से। ये टेबल जो है ना, ये एक मास्टर शॉर्टकट है। इसको ऐसे समझो, अगर सीरीज रॉकेट की स्पीड से भाग रही है तो सोचो स्क्वायर या क्यूब, अगर तेजी से पर रॉकेट नहीं तो सोचो मल्टीप्लिकेशन, और अगर आराम आराम से धीरे धीरे चल रही है तो बस एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। ये टेबल एग्जाम में सही दिशा में सोचने में जबरदस्त हेल्प करेगी। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, फाइनल रिवीजन। ये वो पैटर्न्स हैं जो एग्जाम्स में, खासकर एसएससी जैसे एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। इस लिस्ट का ना एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। +2 सीरीज, ऑल्टरनेट स्किप, ऑपोजिट लेटर कोडिंग, स्क्वायर क्यूब, फिबोनाची, प्राइम नंबर्स, ये सबसे कॉमन पैटर्न्स हैं। इन्हें पक्का कर लिया तो समझो एग्जाम में दूसरों से एक कदम आगे निकल गए। और हाँ, एक बार फिर याद दिला दूं, उस मैजिक नंबर को मत भूलना। कौन सा? बिल्कुल सही, 27। चाहे रिवर्स पोजीशन निकालनी हो या ऑपोजिट लेटर, ये नंबर सबसे बड़ा दोस्त है। सबसे पहले हम बुनियाद मजबूत करेंगे, फिर देखेंगे कुछ आसान पैटर्न्स, उसके बाद थोड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा एग्जाम के वो शॉर्टकट्स जो आपका टाइम बचाएंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, यानी बुनियाद से। देखिए, ये इस टॉपिक का सबसे जरूरी हिस्सा है। सच कहूं तो अगर ये समझ आ गया ना, तो समझ लीजिए आधा काम तो यही हो गया। कोडिंग डिकोडिंग का आप कह सकते हैं पूरा का पूरा खेल ही इसी एक चीज पर टिका है, और वो क्या है? वो है लेटर पोजीशन वैल्यूज। मतलब हर अल्फाबेट का एक नंबर होता है, और इस नंबर को याद रखना ही हमारा पहला और सबसे जरूरी कदम है। ओके, तो अब यहां ध्यान से देखिए, लेटर्स की वैल्यू हम 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला तो बहुत सीधा है, फॉरवर्ड पोजीशन, ए का 1, बी का 2 और जेड का 26। दूसरा है बैकवर्ड, मतलब गिनती उल्टी शुरू कर दो, z को 1 मान लो, y को 2, ऐसे। और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रिवर्स पेयर, जैसे a का उल्टा z, b का y। और इसका एक मस्त फॉर्मूला है, बस 27 में से ओरिजिनल पोजीशन को माइनस कर दो, आपको उसका रिवर्स पेयर मिल जाएगा। है ना आसान? अच्छा, कोडिंग का एक और बहुत बेसिक नियम है लेटर शिफ्टिंग। मतलब इसमें हम लेटर्स को कुछ फिक्स्ड स्टेप्स, कह लीजिए कुछ कदम आगे या पीछे खिसका देते हैं। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, नया लेटर बराबर है पुराना लेटर प्लस या माइनस n। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए CAT को FDW लिखा गया है, तो कैसे? पहला स्टेप, पैटर्न पहचानो। अच्छा, C से F तक जाने में कितना लगता है? C के बाद D, E, F, हाँ +3 हुआ। अब A से D, B, C, D, अरे ये भी +3 है। और T से W, U, V, W, ये भी +3 है। बस मिल गया हमें हमारा रूल। यहां पर एक कांस्टेंट +3 का शिफ्ट हो रहा है। तो हमारी बुनियाद अब मजबूत हो गई है। चलिए अब सेक्शन 2 पर चलते हैं। इसमें हम कुछ ऐसे आसान और कॉमन पैटर्न देखेंगे जो एग्जाम में आप मानेंगे नहीं, बार बार पूछे जाते हैं। ये वाला पैटर्न मेरा फेवरेट है, रिवर्सल यानी उलटना। ये बहुत कॉमन है, कभी कभी तो बस वर्ड के लेटर्स को उल्टा कर देते हैं, जैसे कैट का बन गया टैक, या फिर पूरे सेंटेंस में शब्दों को ही उल्टा कर देते हैं। लेकिन सबसे ट्रिकी वाला कौन सा है? वो है रिवर्स प्लस शिफ्ट कॉम्बो। इसमें क्या होता है, पहले वर्ड को उल्टा करो और फिर लेटर्स को शिफ्ट करो। इसमें फंसने के चांस होते हैं। अब ये एक और मजेदार पैटर्न देखिए। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, वो कोई फिक्स शिफ्ट +2 +3 का रूल नहीं देता, बल्कि रूल होता है लेटर के टाइप पर। मतलब सारे वॉवल्स को कोड कर दिया अगले वॉवल से, और सारे कॉन्सोनेंट्स को कोड कर दिया अगले कॉन्सोनेंट से। तो यहां पर आपको पहचानना होगा कि लॉजिक शिफ्टिंग का नहीं बल्कि वॉवल कॉन्सोनेंट का है। ओके, अब हम आ गए हैं सेक्शन 3 पर। अब हम देखेंगे थोड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट्स। हाँ, ये पैटर्न थोड़ी ट्रिकी लग सकते हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये भी बहुत आसान लगेंगे। और हाँ, अच्छा स्कोर करना है तो इन्हें समझना तो बहुत ही जरूरी है। तो अब देखते हैं कि लेटर्स को नंबर्स में कैसे बदला जाता है। इसके मोटे मोटे 4 मेन तरीके होते हैं। पहला, सम ऑफ पोजीशंस, मतलब लेटर्स की पोजीशन को बस जोड़ दो, जैसे कैट का हो गया 3 + 1 + 20 यानी 24। दूसरा, मल्टीप्लिकेशन, मतलब पोजीशंस को गुणा कर दो, तो कैट का बन गया 60।
तीसरा, जोड़ने के बाद जो नंबर आया उसका स्क्वायर या क्यूब कर दो। और चौथा है कॉन्कैटिनेशन। ये तो सबसे आसान है, बस पोजीशंस को लाइन से एक साथ लिख दो। 3, 1 और 20 को बस पोजीशंस को लाइन से एक साथ लिख दो। 3, 1 और 20 को मिलाकर बन गया 1320। अच्छा, अब है सिंबल कोडिंग। सच बताऊं तो ये सबसे आसान टाइप में से एक है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हर सिंबल का एक फिक्स्ड मतलब होता है जो सवाल में ही दिया होता है। जैसे @ का मतलब है +3। आपको बस उस रूल को पहचानना है और लगा देना है, बस। हाँ, अब इस पे खास ध्यान देना, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। इसमें अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। सुनिए, अगर सवाल में लिखा है फ्लावर का कोड गार्डन है और गार्डन का कोड लीफ है, तो फ्लावर का कोड क्या होगा? इसका कोड गार्डन ही होगा, लीफ नहीं। आपको चेन नहीं बनानी है, बस पहला डायरेक्ट स्वैप देखना है। ये बात याद रखना। चलिए जल्दी से ये दो और जरूरी टाइप देख लेते हैं। एक है जंबल्ड कोडिंग। इसमें क्या होता है, लेटर्स को पहले रीअरेंज करते हैं, उनकी जगह बदलते हैं और फिर शिफ्ट करते हैं। और दूसरा है पेयर लेटर कोडिंग, जिसमें वो रिवर्स लेटर वाला लॉजिक लगता है जो हमने पहले सेक्शन में सीखा था, ए का Z, बी का Y वाला। सारी थ्योरी तो समझ ली, पर सोचिए अगर यही सवाल एग्जाम में आए तो टाइम कैसे बचेगा? उसके लिए हैं ये प्रो लेवल के शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट नंबर 1, हमेशा सबसे पहले और आखिरी लेटर को चेक करो। आप हैरान हो जाएंगे, ज्यादातर सवालों में पूरा पैटर्न बस इन 2 लेटर से ही क्रैक हो जाता है। पूरा वर्ड सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और आपका कीमती टाइम बच जाता है। ठीक है, अब शॉर्टकट नंबर 2। ये एक तरह की प्रो टिप है। हमेशा चेक करो कि कहीं वर्ड को शिफ्ट करने से पहले उसे उल्टा तो नहीं किया गया है। ये एक बहुत कॉमन ट्रैप है और ये छोटा सा चेक आपको एक बड़ी गलती करने से बचा सकता है। और अब तीसरा और मेरा पर्सनल फेवरेट, सबसे पावरफुल शॉर्टकट, ऑप्शन एलिमिनेशन। देखो, एग्जाम में स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। पूरे वर्ड को डिकोड करने में टाइम वेस्ट मत करो। सिर्फ पहले लेटर का कोड निकालो और फिर ऑप्शंस पर नजर दौड़ाओ। बहुत ज्यादा चांस है कि आपको अपना जवाब तुरंत मिल जाएगा और आप सेकंड्स में सवाल सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। जरूरी सेक्शंस को कवर करने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर शब्दों को कोड करना सीखेंगे, परीक्षा में आने वाले नए पैटर्न्स को देखेंगे और हाँ, आखिर में मैं कुछ ऐसी शानदार शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगी जो एग्जाम में बहुत कीमती समय बचाएंगी। तो चलिए मैट्रिक्स कोडिंग की नींव रखते हैं, इसका सबसे बड़ा नियम समझते हैं। यकीन मानिए ये बहुत आसान है। एक बार ये बेसिक नियम समझ में आ गया तो बाकी सब कुछ एकदम आसान लगने लगेगा। स्क्रीन पर देखिए, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें कुछ पंक्तियां यानी रोज होती हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं और कुछ कॉलम होते हैं जो बाएं से दाएं जाते हैं। बस यही इसके दो सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं, रो और कॉलम। और ये रहा इसका गोल्डन रूल। किसी भी अक्षर का कोड बनता है पहले उसकी पंक्ति यानी रो का नंबर और फिर उसके कॉलम का नंबर मिलाकर। जैसे यहाँ ई को देखिए, ये पहली रो और दूसरे कॉलम में है, तो इसका कोड क्या बना? 12। देखा कितना सिंपल है ये फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। अक्सर क्या होता है ना कि एक ही अक्षर मैट्रिक्स में कई अलग अलग जगहों पर होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही अक्षर के एक से ज्यादा सही कोड हो सकते हैं और यही वो चीज है जो इस टॉपिक को थोड़ा सा ट्रिकी बनाती है, पर हम इसे भी आसान बना देंगे। ठीक है, तो आप जब बेसिक नियम समझ आ गया है तो चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस नियम का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे शब्दों को कैसे कोड किया जाता है। असली परीक्षा वाली फीलिंग अब आएगी। मान लीजिए हमें कैट शब्द को कोड करना है। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। सबसे पहला काम, हम मैट्रिक्स में सी के जितने भी मुमकिन कोड हैं वो सब ढूंढेंगे। फिर यही काम ए के लिए करेंगे और फिर टी के लिए। आखिर में इन कोड्स को शब्द के सही क्रम में यानी सी, ए, टी के ऑर्डर में एक साथ रख देंगे। तो उस प्रोसेस के बाद कैट शब्द के लिए ये सारे संभावित कोड निकल कर आते हैं। परीक्षा में जो ऑप्शंस दिए होंगे उनमें से कोई भी एक सही जवाब हो सकता है। ये पूरी तरह से ऑप्शंस पर निर्भर करेगा। लेकिन असल परीक्षा में कहानी थोड़ी अलग होती है। ज्यादातर सवाल ये नहीं होता कि सही कोड कौन सा है। सवाल उल्टा पूछा जाता है। हमें कुछ कोड दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कोड दिए गए शब्द के लिए संभव नहीं है।
तो यहाँ हमारा काम सही को ढूंढना नहीं बल्कि गलत को पहचानना है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी चीज पर नजर डालते हैं, वो नए पैटर्न्स जो आजकल एसएससी के एग्जाम्स में आ रहे हैं। ये जानकारी हमें दूसरों से एक कदम आगे रखने में मदद करेगी। तो मोटे तौर पर 3 तरह के मैट्रिक्स आते हैं। पहला है डायरेक्ट लेटर मैट्रिक्स, ये सबसे आम है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। दूसरा है 2 मैट्रिक्स पैटर्न, ये सीजीएल जैसे एग्जाम्स में एक नया ट्रेंड है। और तीसरा मिक्स्ड मैट्रिक्स, जो कभी कभार ही देखने को मिलता है। इनमें फर्क क्या है? बहुत आसान है। सिंगल मैट्रिक्स में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सारे अक्षर एक ही ग्रिड में मिलते हैं। लेकिन जो नया 2 मैट्रिक्स पैटर्न है उसमें 2 ग्रिड दिए जाते हैं और किसी शब्द के अक्षर दोनों में से किसी भी मैट्रिक्स से लिए जा सकते हैं। और हाँ, अगर कभी मिक्स्ड मैट्रिक्स दिख जाए जिसमें अक्षर, नंबर और सिंबल सब मिले जुले हों, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। नियम बिल्कुल वही रहता है, एकदम सेम। पहले रो का नंबर, फिर कॉलम का नंबर। और अब आते हैं इस सेशन के सबसे मजेदार हिस्से पर, टाइम बचाने की सुपर ट्रिक्स। सोचिए अगर ये सवाल एग्जाम में आए तो इसे जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे? ये शॉर्टकट असल में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो ये रहा हमारा शॉर्टकट नंबर 1, सबसे पहला और सबसे आसान। देखिए, किसी भी ऑप्शन को चेक करने से पहले पहला काम क्या करना है? बस कोड की लंबाई गिन लीजिए। अगर शब्द में 4 अक्षर हैं और ऑप्शन में कोड के 3 या 5 जोड़े हैं, तो वो जवाब हो ही नहीं सकता। उसे तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, अब आता है शॉर्टकट नंबर 2 और ये सबसे शक्तिशाली ट्रिक है। ये शॉर्टकट एग्जाम में कम से कम 30 सेकंड बचाएगा। करना क्या है? कभी भी पूरे ऑप्शन को डिकोड मत कीजिए, बस एक एक करके कोड पेयर को चेक करें। जैसे ही कोई एक गलत जोड़ा मिल जाए जो अक्षर से मेल नहीं खाता, उस पूरे ऑप्शन को गलत मानकर हटा दीजिए। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। और ये रहा हमारा आखिरी लेकिन बहुत ही काम का शॉर्टकट। कभी कभी ऑप्शंस में एक बहुत आसान सा जाल बिछाया होता है। ऐसा कोड दे देंगे जिसकी रो या कॉलम संख्या मैट्रिक्स में मौजूद ही नहीं है। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स में नंबर 0 से 4 तक ही है और कोड में 5 आ जाए, तो वो तो सीधे सीधे गलत है, वो कोड असंभव है। तो ये हैं वो 5 मुख्य फॉर्मूले जो इस टॉपिक का सार हैं। पहला, कोड हमेशा रो और फिर कॉलम से बनता है। दूसरा, एक अक्षर के उतने ही कोड हो सकते हैं जितनी बार वो मैट्रिक्स में आया है। तीसरा, शब्द का कोड हमेशा सही क्रम में होना चाहिए। चौथा, अगर कोड में कोई अमान्य अंक है तो वो कोड असंभव है। और पांचवा, 2 मैट्रिक्स वाले सवालों में अक्षर किसी भी मैट्रिक्स से लिया जा सकता है। देखिए, किसी भी बिल्डिंग की नींव यानी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, और वर्ड बिल्डिंग के लिए हमारी नींव है इंग्लिश अल्फाबेट के कुछ बेसिक रूल्स। चलिए अब समझते हैं। इस टेबल पर जरा ध्यान दीजिए। इंग्लिश अल्फाबेट में हर लेटर की 2 पोजीशन वैल्यूज होती हैं। एक होती है फॉरवर्ड, मतलब शुरू से, जैसे ए के लिए 1, बी के लिए 2, और दूसरी होती है बैकवर्ड, मतलब आखिरी से, जिसमें Z1 होता है और A 26। और यहाँ एक जादू है, किसी भी लेटर की फॉरवर्ड और बैकवर्ड पोजीशन को जब आप जोड़ेंगे ना, तो टोटल हमेशा 27 आएगा। जैसे बी की फॉरवर्ड पोजीशन है 2 और बैकवर्ड है 25, टोटल क्या हुआ? 27। ये छोटा सा रूल बहुत काम का है, हमेशा याद रखिएगा। अब सवाल ये है कि एग्जाम के प्रेशर में इन पोजीशंस को जल्दी से कैसे याद रखें? तो ये शॉर्टकट्स आपका बहुत टाइम बचाएंगे। वाउल्स की पोजीशंस याद कर लीजिए, एम और एन जो बिल्कुल बीच में आते हैं, यानी 13 और 14। और सबसे पॉपुलर ट्रिक ई जो टी, ये 5 के मल्टीपल्स में चलता है। E5, J10, O15, T20, Y25। इसे जरूर नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। चलिए, हमारी नींव तो तैयार हो गई है, अब इस नींव पर बिल्डिंग बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि इन लेटर्स को अरेंज करने के, यानी उनकी जगह बदलने के कौन-कौन से अलग-अलग तरीके होते हैं। ये सबसे कॉमन और सबसे आसान रूल्स में से एक है। इसे मिरर रूल भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है शब्द को आगे से पीछे की जगह पीछे से आगे की तरफ लिख देना। जैसे आप आईने में खुद को देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे ये शब्द है पुलिस, बस इसे राइट साइड से यानी आखिरी लेटर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। पहले ई, फिर सी, फिर आई, एल, ओ और आखिर में पी। बन गया ना ईसी लोप? देखा कितना सिंपल है। अब जरा यहां ध्यान से देखिए, ये बहुत जरूरी है। एक ही शब्द है ब्रेन, लेकिन जब उस पर 2 अलग अलग रूल लगाए तो रिजल्ट बिल्कुल अलग है।
देखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने ब्रेन के लेटर्स को ए से जेड के क्रम में अरेंज किया तो बना ABNR, और रिवर्स अल्फाबेटिकल में इसका ठीक उल्टा किया, जेड से ए की तरफ, तो बना RNIB। इस कंपैरिजन से दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। चलिए अब एक नए पैटर्न की बात करते हैं जो आजकल एग्जाम्स में काफी पूछा जा रहा है। इसका नाम है वावल कॉन्सोनेंट सेपरेशन। इसमें जैसा नाम से ही पता चल रहा है, वावल्स यानी स्वर और कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन, इनको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमने एक शब्द लिया रीजनिंग। सबसे पहला स्टेप, इसमें से सारे वावल्स E, A, O, I को अलग निकाल लिया। फिर जो कॉन्सोनेंट्स बचे R, S, N, N, G, उनको अलग कर लिया। अब क्वेश्चन में दिए गए रूल के हिसाब से पहले वावल्स को एक साथ लिखा और फिर कॉन्सोनेंट्स को, और हमारा फाइनल वर्ड तैयार है EAOISNNG। ठीक है, अब तक हम क्या कर रहे थे? हम लेटर्स की सिर्फ जगह बदल रहे थे, लेकिन अब हम लेटर्स को ही बदल देंगे। ये थोड़ा एडवांस्ड लेवल है, तो अपना पूरा फोकस यहाँ रखिएगा। इस रूल को रोटेशनल रूल भी कहते हैं। इसमें पूरा का पूरा शब्द एक सर्कल की तरह घूम जाता है। या तो सारे लेटर्स एक कदम आगे यानी राइट शिफ्ट हो जाते हैं, या एक कदम पीछे यानी लेफ्ट शिफ्ट। सोचिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे? देखिए, ये है लेफ्ट शिफ्ट बाय 1। यहाँ क्या हुआ? जो सबसे पहला लेटर ए था वो उठकर सबसे आखिर में चला गया, और बाकी सारे लेटर्स B, C, D, E एक एक पोजीशन लेफ्ट में खिसक गए। तो B आ गया पहली पोजीशन पर, C दूसरी पर, और आगे भी ऐसे ही। और अब इसका ठीक उल्टा है राइट शिफ्ट। इसमें क्या होगा? सबसे आखिरी लेटर यानी E वो उठकर सबसे आगे आ गया, और बाकी सारी लेटर्स A, B, C, D एक एक पोजीशन राइट में शिफ्ट हो गए। सिंपल है ना? बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ये एक और इम्पॉर्टेंट पैटर्न है। इसमें वावल्स या कॉन्सोनेंट्स को किसी खास रूल के हिसाब से रिप्लेस किया जाता है, यानी बदला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रूल हो सकता है कि हर वाउल को उसके आगे वाले लेटर से बदलो, जैसे A बन जाएगा B, या हर कॉन्सोनेंट को उसके पिछले लेटर से बदलो, जैसे C बन जाएगा B। घबराना बिल्कुल नहीं है, रूल हमेशा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है। अब हम आते हैं कुछ स्पेशल पैटर्न्स पर। यहाँ लेटर्स के साथ साथ नंबर्स और लॉजिक का भी इस्तेमाल होता है, और ये नए एग्जाम पैटर्न्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे एक शब्द को नंबर में बदला जा सकता है। याद है, हमने शुरू में ही लेटर पोजीशन सीखी थी, बस उन्हीं का इस्तेमाल करना है। जैसे कैट में C होता है 3, A होता है 1 और T होता है 20। इनको जोड़कर बन गया 24। या फिर कैब में C3, A1, B2, इनको मल्टीप्लाई करके बन गया 6। तो लॉजिक एडिशन का भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का भी, या कुछ और भी। ये पैटर्न भी काफी नया है और आम हो रहा है। इसमें बेस वर्ड के आगे कुछ लेटर्स जोड़ दिए जाते हैं, जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, या पीछे कुछ लेटर्स जोड़ दिए जाते हैं, जिसे सफिक्स कहते हैं। जैसे हैप्पी के आगे अन जोड़कर अनहैप्पी बन जाता है, या एक्ट के पीछे आयन जोड़कर एक्शन। ये थोड़ा इंग्लिश वोकैबुलरी का टेस्ट भी है। तैयार हो जाइए, अब वक्त आ गया है असली टेस्ट का। अब तक हमने जितने भी अलग अलग रूल्स सीखे हैं, उन सबको मिलाकर सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हाइब्रिड का सीधा सा मतलब है मिक्सचर। यहाँ एक ही क्वेश्चन में आपको 2, 3 या उससे भी ज्यादा रूल्स एक के बाद एक बिल्कुल सीक्वेंस में अप्लाई करने होते हैं। ये न्यू पैटर्न का सबसे कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद अल्फाबेट और मिक्स्ड सीरीज की गुत्थी सुलझाएंगे, फिर फिगर सीरीज को डिकोड करेंगे, और लास्ट में सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का एक क्विक रिकैप। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सीरीज होती क्या भला है। देखिए, सिंपल भाषा में एक सीरीज बस एक चेन जैसी है। इस चेन की हर कड़ी, चाहे वो नंबर हो, लेटर हो या कोई फिगर, एक खास छुपे हुए रूल से जुड़ी होती है, और हमारा काम बस उस छुपे हुए रूल को ढूंढ निकालना है। तो चलिए अब एक्शन में आते हैं और सबसे कॉमन टाइप यानी नंबर सीरीज से शुरू करते हैं। देखते हैं कि इसके अलग अलग पैटर्न्स को कैसे क्रैक किया जाता है। सबसे पहली और सबसे कॉमन ट्रिक, जब भी कोई नंबर सीरीज दिखे, सबसे पहले उनके बीच का डिफरेंस निकालो। मैं बता रही हूं, 90% केसेस में जवाब वहीं छुपा मिल जाता है। और कभी कभी तो ये और इंटरेस्टिंग हो जाता है। जो डिफरेंस आप निकालते हैं ना, वो खुद एक सीरीज बन जाती है। जैसे यहां देखिए, डिफरेंस है +2, +4, +6, +8।
ये तो इवन नंबर्स की एक बढ़ती हुई सीरीज है। अच्छा, अब एक ऐसे पैटर्न की बात करते हैं जो एग्जामिनर्स का फेवरेट है, वो है स्क्वायर्स और क्यूब्स। इस पर तो स्टार मार्क लगा लो, क्योंकि इससे सवाल आते ही आते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पैटर्न हमेशा सीधा साधा n स्क्वायर या n क्यूब नहीं होगा। वो थोड़ा ट्विस्ट डाल देते हैं, जैसे स्क्वायर प्लस के या क्यूब माइनस के। इन वेरिएशंस को पहचानना ही असली खेल है। सोचिए, अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो कैसे करेंगे? चलिए इस पर अभी अभी सीखा हुआ कंसेप्ट लगाकर देखते हैं। अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। पहले है 2, फिर 5, 10, 17। थोड़ा सोचिए, ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स के बहुत पास है ना? जैसे 2 है 1 का स्क्वायर प्लस 1, 5 है 2 का स्क्वायर प्लस 1। और ये वाह, पैटर्न मिल गया। ये तो n स्क्वायर प्लस 1 का पैटर्न है। तो अगला टर्म क्या होगा? बिल्कुल सही, 5 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 25 प्लस 1। आंसर आ गया 26। कभी कभी एग्जाम में थोड़ा और ट्विस्ट आता है। एक सीरीज के अंदर दो अलग अलग सीरीज चलती हैं। इसका राज ये है कि आप ऑड पोजीशंस यानी पहला, तीसरा, पांचवा टर्म और इवन पोजीशंस यानी दूसरा, चौथा टर्म को अलग अलग चेक करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो लॉजिक हमने नंबर्स में सीखा है ना, अब वही लॉजिक हम लेटर्स और नंबर्स के मिक्सचर वाली सीरीज पर लगाएंगे। देखिए, अल्फाबेट सीरीज सॉल्व करने का ब्रह्मास्त्र है हर लेटर की फॉरवर्ड और रिवर्स पोजीशन नंबर का पता होना। जैसे A 1 है तो Z 26 है, पर उल्टा गिने तो Z 1 है और A 26। ये टेबल जरूर याद कर लीजिए। इसका लॉजिक बिल्कुल नंबर सीरीज जैसा ही है। लेटर्स या तो एक फिक्स्ड नंबर से आगे बढ़ सकते हैं, जैसे +2, +2, +2, या फिर पीछे भी जा सकते हैं, जैसे -3, -3, -3। मिक्स सीरीज में तो और भी मजा आता है। यहाँ लेटर अपनी अलग सीरीज बना रहा होता है और नंबर अपनी। आपको बस दोनों को एक साथ पैरेलल में सॉल्व करना है। चलिए अब समझते हैं नॉन वर्बल या फिगर सीरीज को। यहाँ लॉजिक नंबर्स या लेटर्स में नहीं, बल्कि बदलते हुए शेप्स में छुपा होता है। फिगर सीरीज के सवालों में बस कुछ चीजों पर नजर रखनी होती है, जैसे क्या कोई शेप घूम रहा है या उसकी मिरर इमेज बन रही है, या हर अगले स्टेप में कोई नई लाइन जुड़ रही है या हट रही है। इन्हीं बदलावों को पकड़ना है। इसको ऐसे समझिए, जैसे नंबर सीरीज एक मैथमेटिकल रूल फॉलो करती है, वैसे ही फिगर सीरीज एक विजुअल रूल फॉलो करती है। बस रूल ढूंढना है और अगला स्टेप बताना है। और अब सबसे आखिर में चलिए एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी फॉर्मूलाज और पैटर्न्स हैं, उनका एक सुपर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये फॉर्मूला तो जरूर देखा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी का। इससे डरना नहीं है, ये बहुत काम का है। जब भी सीरीज में नंबर्स के बीच का डिफरेंस बिल्कुल सेम हो, जैसे 2, 4, 6, 8, तब ये फॉर्मूला आपका टाइम बचाता है। और बिल्कुल वैसे ही ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी का फॉर्मूला। ये मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज के लिए है, जहां हर अगला टर्म एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो आखिरी सलाह, इस चेकलिस्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे लिख लीजिए। एग्जाम्स में अक्सर यही पैटर्न्स घूम फिर कर आते हैं। इनकी प्रैक्टिस कर ली तो समझो सीरीज रीजनिंग आपकी मुट्ठी में। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर ये लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है क्या। देखिए, जब तक कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन क्लियर नहीं होगी, तब तक क्वेश्चन सॉल्व करने में वो मजा नहीं आएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है, आपको दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण यानी कि एक मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। अब ये ऑर्डर डिक्शनरी के हिसाब से हो सकता है, साइज के हिसाब से हो सकता है, समय के हिसाब से, या फिर हमारी डेली लाइफ के किसी प्रोसेस के आधार पर भी हो सकता है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ? वो लॉजिक पकड़ना, जिसके बेस पर हमें शब्दों को अरेंज करना है। चलिए अब समझते हैं इसके सबसे कॉमन टाइप को, जिससे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर। इसको मास्टर करना तो समझ लीजिए कंपलसरी है। इसके नियम बहुत ही सिंपल हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हर शब्द का पहला लेटर कंपेयर करना है। अगर वो सेम है तो दूसरे लेटर को कंपेयर करना है, और ये प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक आपको कोई अलग लेटर नहीं मिल जाता। और हाँ, एक खास बात, अगर कोई छोटा शब्द किसी बड़े शब्द का प्रेफिक्स है, जैसे बैट, और शब्द हमेशा पहले आएगा। चलिए इसको एकदम सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम में ये दो शब्द आ गए, स्टोरी और स्टंट।
सोचिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इसे कैसे करेंगे? चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला लेटर एस दोनों में सेम है, तो यहां से तो कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम अगले लेटर पर चलेंगे। दूसरा लेटर देखते हैं, ये है ट। ये भी दोनों शब्दों में सेम है। कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा लेटर। अब यहां ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, तीसरा लेटर अलग है। स्टोरी में है ओ और स्टंट में है यू। अब आपको बस इतना सोचना है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में ओ पहले आता है या यू। बिल्कुल सही, ओ पहले आता है। बस मिल गया हमें हमारा क्लू, गेम यहीं खत्म। तो ये बिल्कुल साफ है कि स्टोरी शब्द स्टंट से पहले आएगा, इसलिए करेक्ट डिक्शनरी ऑर्डर हुआ स्टोरी और फिर स्टंट। देखा है ना, एकदम सिंपल। तो डिक्शनरी ऑर्डर तो हमें समझ आ गया। चलिए अब इसके दूसरे टाइप पर चलते हैं, मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर। यहां डिक्शनरी के रूल्स काम नहीं आते। यहां हमारा कॉमन सेंस, हमारी जनरल नॉलेज टेस्ट होती है। यहां शब्दों को उनके असली दुनिया के सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज करना होता है। एसएससी एग्जाम्स के ना कुछ फेवरेट पैटर्न्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जरा इन पे नजर डालिए। जैसे कि जीवन का साइकिल, बीज से पौधा बनना, या साइज का ऑर्डर, ग्राम से किलोग्राम, या फिर दिन का समय, सुबह से शाम। इन पैटर्न्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंसान की उम्र का क्रम। सबसे पहले इन्फेंट यानी शिशु, फिर चाइल्ड यानी बचपन, फिर टीनेजर, अडल्ट और आखिर में ओल्ड एज। ये एक नेचुरल लॉजिकल प्रोग्रेशन है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं प्रोसेस ऑर्डर का। सोचिए, एक शर्ट कैसे बनती है? प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आती है कॉटन यानी कपास, उससे बनता है थ्रेड यानी धागा, धागे से बनता है क्लॉथ यानी कपड़ा, और आखिर में कपड़े से बनती है शर्ट। ये एक लॉजिकल फ्लो है शुरू से आखिर तक। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, एग्जाम में टाइम कैसे बचाएं। देखिए, कॉन्सेप्ट समझना एक बात है, लेकिन एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन करना ही असली गेम है। तो चलिए अब सीखते हैं कुछ बेस्ट टेक्निक्स टाइम बचाने की। ओके, ये स्लाइड आपके लिए एकदम गोल्डन स्लाइड है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला शॉर्टकट, सबसे पहले क्वेश्चन का टाइप पहचानो। डिक्शनरी ऑर्डर में जैसे ही पहला डिफरेंट लेटर दिखे, बस वहीं रुक जाना है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। प्रीफिक्स रूल हमेशा याद रखें, बैट हमेशा बैटरी से पहले आएगा, और अगर कोई लॉजिक समझ ना आए तो शब्दों की लेंथ के हिसाब से सॉर्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, अब आते हैं उन पैटर्न्स पर जो एसएससी के आप कह सकते हैं फेवरेट क्वेश्चंस हैं। इन पर स्पेशल ध्यान देना है क्योंकि इनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये जो सीक्वेंसेस आप देख रहे हैं, इनको तो एकदम अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि पढ़ाई के स्टेजेस, प्राइमरी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक, या इंसान की जिंदगी का पूरा सफर, जन्म से लेकर रिटायरमेंट तक। ये सीक्वेंसेस आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाने चाहिए। देखिए, हर पजल में एक हिडन रूल या पैटर्न होता है। हमारा काम बस इतना है कि उस पैटर्न को पहचानें और उस मिसिंग पीस को ढूंढ निकालें। तो बेसिकली इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि किसी फिगर, सिंबल या नंबर्स के पैटर्न में एक रूल छुपा होता है। उस रूल को पहचानना है और उसके बेसिस पर जो मिसिंग वैल्यू है उसे फाइंड करना है। और हाँ, ये रूल सिंपल सी मैथ से लेकर अल्फाबेटिकल सीरीज तक कुछ भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम उन प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे जो सबसे कॉमन है, यानी जो नंबर्स पर बेस्ड होते हैं। इन पर मास्टरी हासिल करना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो सबसे फ्रीक्वेंट पैटर्न जो देखने को मिलता है वो है रो या कॉलम का लॉजिक। अब इसमें होता क्या है, एक रो या कॉलम के जो नंबर्स होते हैं ना, वो आपस में किसी सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़े होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एडिशन। जरा इस एग्जाम्पल को स्क्रीन पर देखिए। पहली रो में देखें तो 3 + 5 8 होता है, राइट? दूसरी रो में 4 + 6 10 होता है। लॉजिक बिल्कुल साफ है। तो इस हिसाब से तीसरी रो में मिसिंग नंबर क्या होगा? सिंपल, 5 + 7 यानी 12। चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं ध्यान से। इसी लॉजिक को हम एक सिंपल से फॉर्मूला में भी बदल सकते हैं। सोच के देखिए, अगर टोटल पता है तो मिसिंग नंबर निकालने के लिए क्या करना है? बस टोटल में से दिए गए नंबर्स को माइनस कर दें। इससे कॉन्सेप्ट और भी पक्का हो जाता है। और हां, एक बात याद रखिएगा, सिर्फ एडिशन ही नहीं,
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर इन सब का कोई कॉम्बिनेशन। लॉजिक कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा सारे बेसिक ऑपरेशंस को चेक करना स्मार्ट रहता है। कभी-कभी लॉजिक ना एक नंबर सीरीज का होता है। और एक प्रो टिप, जब भी नंबर्स बड़े दिखें तो हमेशा स्क्वायर या क्यूब सीरीज का पैटर्न जरूर चेक करें। जैसे मान लीजिए सीरीज है 4, 9, 16, 25, तो यहां साफ दिख रहा है ना कि ये 2, 3, 4 और 5 के स्क्वायर्स हैं। ओके, नंबर्स की बात तो हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पर, अल्फाबेट्स। जब पजल्स में नंबर्स की जगह लेटर्स दिए हो ना, तो घबराना नहीं है। उन्हें नंबर्स में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल है हर अल्फाबेट को उसकी पोजीशन वैल्यू दे देना। जैसे ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3 और इसी तरह आगे बढ़ते हुए जेड के लिए 26। ये तो बिल्कुल ऑन योर टिप्स होना चाहिए। अच्छा, एक और बहुत ही कॉमन एग्जाम ट्रिक है जिसे कहते हैं मिरर अल्फाबेट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, ए का पैर जेड से बनता है, बी का वाई से, सी का एक्स से एंड सो ऑन। बेसिकली ये एक रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर है जिसे याद रखना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। और हाँ, किसी भी लेटर का मिरर लेटर निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, एकदम सिंपल। 27 में से उस लेटर की एक्चुअल पोजीशन को माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, सी की पोजीशन क्या है, 3, तो उसका मिरर लेटर होगा 27 - 3 यानी 24। और 24th लेटर कौन सा होता है, एक्स। सिंपल। तो अगर हम अल्फाबेट पजल सॉल्व करने के स्टेप्स को देखें तो वो बहुत सिंपल है। स्टेप 1, लेटर्स को उनके पोजीशन नंबर्स में बदलो। स्टेप 2, नंबर्स के पैटर्न को पहचानो कि सीरीज क्या चल रही है। स्टेप 3, उस पैटर्न के हिसाब से अगला नंबर फाइंड करो। और फाइनली स्टेप 4, उस नंबर को वापस लेटर में कन्वर्ट कर दो। दैट्स इट। You stay in motion, and AI ensures every frame aligns with your vision. नंबर फाइंड करो और फाइनली स्टेप 4, उस नंबर को वापस लेटर में कन्वर्ट कर दो। दैट्स इट। ओके, अब तक हमने रोज और कॉलम्स की तो काफी बात कर ली, लेकिन सोचिए क्या होगा जब पजल एक सर्कल या ट्रायंगल के अंदर आ जाए। चलिए अब इन थोड़े एडवांस शेप्स के पीछे जो लॉजिक छुपा है ना, उसको भी डिकोड करते हैं। देखिए, सर्कल्स या दूसरे शेप्स में ना नंबर्स अक्सर एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, या तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की तरह, या फिर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में। यहां भी लॉजिक वही रहता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर क्यूब सीरीज। बस ध्यान इस बात का रखना है कि पैटर्न किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। चलिए अब एक बहुत ही क्लेवर ट्रिक की बात करते हैं। इसे कहते हैं हिडन मल्टीप्लायर। और ये ऐसी चीज है जिसे एग्जामिनर्स यूज करना काफी पसंद करते हैं। इसमें लॉजिक कहीं बाहर नहीं बल्कि नंबर के अंदर ही छुपा होता है, उसके अपने डिजिट्स में। जरा इस एग्जाम्पल को देखिए, समझ आ जाएगा। 12 के आगे 2 लिखा है। क्यों? क्योंकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 आता है। सिंपल। आगे देखिए, 23 के आगे 6 है, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 आता है। तो अब बताइए 34 के बाद क्या आएगा? बिल्कुल, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 12। आसान है ना? अच्छा, कभी-कभी पजल्स डाइस यानी पासे पर भी बेस्ड होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस एक कोर रूल है जिसे याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। और वो रूल ये है कि एक स्टैंडर्ड डाइस में जो आमने सामने के फेसेस होते हैं ना, उनका टोटल हमेशा 7 होता है। हमेशा। जैसे 1 के ऑपोजिट हमेशा 6 होगा, 2 के ऑपोजिट 5 और 3 के ऑपोजिट 4। ये एक सिंपल सा फैक्ट है जो कई क्वेश्चंस को बेसिक्स से शुरू करेंगे, फिर एडवांस्ड केसेस पर जाएंगे, उसके बाद कैलेंडर के सवाल सॉल्व करेंगे और आखिर में कुछ बहुत जरूरी एग्जाम शॉर्टकट्स भी देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सब समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, रैंकिंग। देखिए, रैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसकी नींव यानी जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उनका मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर ये बेसिक्स क्लियर हो गए ना, तो आगे के मुश्किल सवाल भी एकदम आसान लगेंगे। ये सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला है। अगर एक लाइन में किसी एक ही इंसान की रैंक हमें लेफ्ट से यानी L और राइट से यानी R दोनों पता हो, तो टोटल लोग निकालने के लिए हम दोनों रैंक्स को जोड़कर उसमें से एक घटा देते हैं। अब सवाल यह है कि हम ये -1 क्यों करते हैं? जरा सोचिए, जब हमने उस व्यक्ति को लेफ्ट से गिना तो वो एक बार काउंट हुआ, फिर जब राइट से गिना तो वो फिर से काउंट हो गया, मतलब उस एक इंसान को हमने 2 बार काउंट कर लिया, इसीलिए एक बार माइनस करना पड़ता है। सिंपल। अच्छा,
अब सोचिए अगर इसका उल्टा करना हो, मतलब हमें टोटल लोग पता है और एक तरफ से रैंक पता है, तो दूसरी तरफ से रैंक निकालना बहुत आसान है। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस पिछले वाले को ही थोड़ा घुमा दिया है। इसे जरूर याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में टाइम बचाता है। टोटल में से दी गई रैंक को घटाइए और बस एक जोड़ दीजिए। तो बेसिक्स अब क्लियर हैं? बहुत अच्छा। अब जब हमारी नींव मजबूत हो गई है, तो चलिए थोड़ा लेवल अप करते हैं और कुछ एडवांस्ड केसेस देखते हैं। ये वो सिनेरियोज हैं जहां अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, पर आप नहीं करेंगे क्योंकि इनके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। देखिए, यहां पर दो अलग-अलग केसेस हैं जिनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहला सिनेरियो है नॉन ओवरलैपिंग। ये तब होता है जब ए और बी की रैंक्स को जोड़ने पर जो नंबर आता है वो टोटल लोगों से कम हो। इसका फॉर्मूला सिंपल है, टोटल से दोनों की रैंक का सम घटा दीजिए। लेकिन दूसरा सिनेरियो है ओवरलैपिंग केस, और यहां ध्यान देना है, ये तब होता है जब रैंक्स का जोड़ टोटल से ज्यादा हो जाए। इसका फॉर्मूला है रैंक ए प्लस रैंक बी माइनस टोटल -2। लेकिन यहां ये -2 कहां से आया? देखिए, इस केस में ए और बी दोनों को ही 2 बार काउंट कर लिया जाता है, तो उन दोनों को हटाने के लिए हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस डिटेल को हमेशा याद रखें। सोचिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे? एक लाइन में 40 लोग हैं, ए लेफ्ट से 12 नंबर पर हैं और बी राइट से 15th नंबर पर। हमें उनके बीच के लोग निकालने हैं। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? यही चेक करना कि केस कौन सा है, ओवरलैपिंग या नॉन ओवरलैपिंग। अब अगला स्टेप देखते हैं, ध्यान से। पहला स्टेप, कंडीशन चेक करना। ए की रैंक 12 और बी के रैंक 15 को जोड़ा तो मिला 27। अब क्योंकि 27 जो है वो टोटल लोगों यानी 40 से कम है, इसका मतलब साफ है ये एक नॉन ओवरलैपिंग केस है। तो हम पहला वाला सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल माइनस ए की रैंक प्लस बी की रैंक। तो कैलकुलेशन के बाद 40 माइनस 27 हमारा जवाब आता है 13। इसका मतलब ए और बी के बीच में 13 लोग हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या सीखी हमने? कि सही केस पहचानना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर यहां गलती हुई तो पूरा जवाब गलत हो जाएगा। अच्छा, अब एक स्पेशल केस देखते हैं जिसका एक जबरदस्त शॉर्टकट है। जब दो लोग अपनी जगह बदलते हैं तो टोटल निकालने के लिए आपको बस किसी एक व्यक्ति की नई पोजीशन और दूसरे व्यक्ति की पुरानी पोजीशन को जोड़कर एक घटा देना है। इससे लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती और सीधा आंसर मिल जाता है। में बार बार पूछे जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा, अगर ये पैटर्न्स ध्यान में रहेंगे ना तो एग्जाम में बहुत सारा टाइम बचेगा। स्क्रीन पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जिन पर हमेशा नजर रखनी चाहिए, जैसे a प्लस बी प्लस ए इंटू बी या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कभी कभी लॉजिक बहुत सिंपल होता है, जैसे सम ऑफ डिजिट्स या प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। इनको पहचानने का मतलब है डायरेक्ट शॉर्टकट मिल जाना, इसीलिए इन पर ध्यान देना जरूरी है। नंबर एनालॉजी, ये भी एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है। जैसे यहाँ देखिए, 8 का रिलेशन 64 से है, तो 6 का रिलेशन किससे होगा? सिंपल है। लॉजिक क्या है? 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो उसी 64 होता है, तो उसी लॉजिक से 6 का स्क्वायर होगा 36। बिल्कुल आसान। ये टेबल एक क्विक रिवीजन टूल की तरह है, इसमें सब कुछ एक जगह पर है। ऑपरेटर स्वैप, तो सिंबल्स रिप्लेस करके बॉडमास लगाओ। नंबर स्वैप, डिजिट्स रिप्लेस करके सॉल्व करो। कस्टम ऑपरेटर, फॉर्मूला से रिप्लेस करो। पैटर्न फाइंडिंग, सम प्रोडक्ट डिफरेंस चेक करो। देखा, सारी कोर स्ट्रैटेजीज एक जगह। इसे जरूर ध्यान में रखें। अब कुछ जरूरी टिप्स जो एग्जाम में बहुत काम आएंगे। पहला, सब्स्टिट्यूशन के बाद हमेशा एक्सप्रेशन को दोबारा लिखें, जल्दबाजी ना करें। दूसरा, डबल चेक करें कि ऑपरेटर सिर्फ स्वैप हुआ है या उसका मीनिंग ही बदल गया है। तीसरा, बॉडमास 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 बॉडमास, इसको कभी नहीं भूलना है। और हाँ, कभी कभी पैटर्न बहुत सिंपल होता है, जैसे बी का डबल या ए का आधा, तो सिंपल लॉजिक से शुरुआत करें। स्टेप बाय स्टेप हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल छूटने ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हम इनइक्वालिटीज के बुनियादी चिन्हों और उनके मतलब को समझेंगे। ये 5 चिन्ह, बस ये 5 इस पूरे चैप्टर की नींव है। इन्हें अच्छे से पहचान लीजिए।
अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम इन पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं तो इनका बर्ताव कैसा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे फंडामेंटल रूल्स जो इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त हमेशा हमेशा काम आते हैं। अब अगला स्टेप देखते हैं और इस पर खास ध्यान देना है। देखिए, जब हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन वो सेम रहता है, सिंपल। लेकिन जैसे ही हमने एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया ना, पूरा खेल पलट जाता है, साइन रिवर्स हो जाता है। सच बता रही हूं, ये वो एक छोटी सी गलती है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स कटवाती है। तो इस रूल को दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लीजिए। और ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि पार्स और रेसिप्रोकल्स के मामले में साइन कैसे बदलता है। देखिए, पॉजिटिव नंबर्स का रेसिप्रोकल लेने पर इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है। चलिए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, अगर ये सवाल एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले गए, फिर जैसे ही नेगेटिव कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, ध्यान से देखिए, हमने ग्रेटर देन इक्वल टू को बदलकर लेस देन इक्वल टू कर दिया। तो सबसे जरूरी बात क्या है? साइन का उलटना। अब आते हैं उन पैटर्न्स पर जो एसएससी एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ये शॉर्टकट्स आपका बहुत सारा टाइम बचाएंगे। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। हमेशा याद रखिए, एक से छोटे किसी भी पॉजिटिव नंबर यानी किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर उससे भी छोटा होता है। जैसे 0.5 का स्क्वायर 0.25 होता है, जो कि 0.5 से छोटा है। क्यूब्स के मामले में जिंदगी आसान है। जो नंबर बड़ा है उसका क्यूब भी बड़ा होगा। साइन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब टॉपिक को एक लेवल और ऊपर लेकर जाते हैं और मैक्समिन और मॉड्यूलस के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। मॉड्यूलस, इसका सीधा सा मतलब है किसी भी वैल्यू की सिर्फ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। मतलब चाहे नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मॉड हमेशा उसे पॉजिटिव बना देगा, या तो जीरो। इन तीनों रूल्स को नोट कर लीजिए, खासकर पहले दो। इन पर बेस्ड डायरेक्ट सवाल आते हैं। इसे ऐसे याद रखिए, लेस देन का मतलब रेंज के अंदर और ग्रेटर देन का मतलब रेंज के बाहर। ये सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। एसएससी ने हाल ही में इस तरह के क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड सवाल पूछने शुरू किए हैं। घबराइए मत, हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सोचिए, अगर ये सवाल एग्जाम में आए तो सबसे पहले क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, दिए गए सिंबल्स को उनके एक्चुअल मीनिंग से बदल देंगे और बस फिर ये एक नॉर्मल इनइक्वालिटी प्रॉब्लम बन जाएगा। अच्छा, अब जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट दिए हों तो उनको जोड़कर एक चेन बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ देखिए, a ग्रेटर देन b और b लेस देन c में b तो कॉमन है लेकिन साइन उल्टे हैं। एक ग्रेटर देन है, एक लेस देन। इसका मतलब ये हुआ कि हम a और c में कोई सीधा रिश्ता नहीं बना सकते। तो यहाँ सबसे जरूरी काम है एक कॉमन लिंक ढूंढना। चलिए अब कुछ ऐसी जबरदस्त ट्रिक्स देखते हैं जो आपको दूसरों से वाकई में आगे रखेंगी। कभी कभी समझ नहीं आता कि कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है। ऐसे में बस उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आए तो पहला नंबर बड़ा, और अगर नेगेटिव आए तो दूसरा नंबर बड़ा। कितना सिंपल है। बड़े बड़े एक्सप्रेशन से डरना बिल्कुल नहीं है, बस पावर चेक करें। अगर पावर इवन है तो वो सबको पॉजिटिव बना देगी, और अगर पावर ऑड है तो वो सबको पॉजिटिव बना देगी, और अगर पावर ऑड है तो वो ओरिजिनल साइन को जिंदा रखेगी। सबसे पहले हम वेन डायग्राम्स की फाउंडेशन यानी बेसिक रिलेशनशिप्स को समझेंगे, फिर उन जरूरी फॉर्मूलों को जानेंगे जो सवालों को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि एसएससी आखिर सवाल पूछता कैसे है, और हाँ, उन्हें सेकंड्स में सॉल्व करने के शॉर्टकट भी सीखेंगे। और आखिर में एक क्विक रिवीजन, ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो सबसे पहले चलिए अब समझते हैं बेसिक रिलेशनशिप्स। देखिए, यही वेन डायग्राम्स की नींव है। अगर ये समझ आ गया ना तो पूरा टॉपिक आसान हो जाएगा। पहला और सबसे सिंपल रिश्ता है डिसजॉइंट सेट्स। नाम से ही साफ है, डिसजॉइंट मतलब बिल्कुल अलग। ये दो ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं। इसलिए इनके सर्कल्स भी एक दूसरे को कभी नहीं छूते। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल लें, बिल्लियां और गाड़ियां। सोच के देखिए, इनमें कोई कनेक्शन है? बिल्कुल नहीं। इसलिए इनके सर्कल्स हमेशा अलग अलग ही बनेंगे। सिंपल। अच्छा, अब देखते हैं पार्शियल रिलेशन यानी आंशिक संबंध।
ये वो रिश्ता है जहां दो ग्रुप्स में कुछ चीजें कॉमन होती हैं लेकिन सब कुछ नहीं, और इसी कॉमन हिस्से को दिखाने के लिए इनके सर्कल्स एक दूसरे को थोड़ा सा काटते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ओवरलैप। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है डॉक्टर्स और टीचर्स। सोचिए, क्या कुछ डॉक्टर्स टीचर हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले डॉक्टर्स, तो कुछ हिस्सा कॉमन हुआ। अच्छा, इसी तरह क्या कुछ टीचर्स डॉक्टर हो सकते हैं? हाँ, जिनके पास पीएचडी की डिग्री हो। इसलिए इनमें एक ओवरलैपिंग यानी एक कॉमन एरिया बन जाता है। और तीसरा, आखिरी बेसिक रिश्ता है सबसेट। सब का मतलब ही होता है अंदर, मतलब यहाँ एक ग्रुप पूरी तरह से दूसरे बड़े ग्रुप का हिस्सा होता है। इसे दिखाने के लिए हम एक छोटे सर्कल को एक बड़े सर्कल के पूरी तरह अंदर बना देते हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? ज्योमेट्री से उठाते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, यानी सभी वर्ग आयत होते हैं। हर स्क्वायर की प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में होती ही है, इसलिए स्क्वायर का सर्कल रेक्टेंगल के सर्कल के अंदर ही बनेगा। चलिए अब समझते हैं इन डायग्राम्स के पीछे की मैथ्स को। और हाँ, ये फॉर्मूले, रीजनिंग और क्वांट दोनों सेक्शंस में जो सवाल आते हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो सेट्स के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए, n ऑफ a यूनियन b का मतलब है a या b या दोनों में मौजूद टोटल एलिमेंट्स। अब हम n ऑफ a इंटरसेक्शन b यानी कॉमन हिस्से को माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम na और nb को जोड़ते हैं तो ये जो कॉमन हिस्सा है ये 2 बार जुड़ जाता है, इसलिए एक बार हटा देते हैं। और इसी मेन फॉर्मूले से हम बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। बहुत आसान है। जैसे अगर सिर्फ a का पता लगाना है तो a के टोटल में से कॉमन हिस्सा निकाल दीजिए, और अगर नीदर यानी जो किसी में नहीं है उन्हें निकालना है तो यूनिवर्सल टोटल में से n a यूनियन b को माइनस कर दीजिए।